सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने। अभी हाल ही में भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद में। तो फ्रांस के नीस में जो अभी इंडिया इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम हुआ था, ये हम पढ़ चुके हैं जब अभी मोदी जी फ्रांस गए थे, जहां पे G7 समिट को उन्होंने होस्ट किया था। तब मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में ये इंडिया इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम भी होगा, जहां पे वो पार्टिसिपेट करेंगे फ्रांस के नीस में। तो अभी ये कार्यक्रम हुआ और वहां पे आईआईटी हैदराबाद ने CEEPL इंडिया, इसका मतलब हो गया कोस्टल इंजीनियरिंग एंड इक्विपमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डसॉल्ट सिस्टम, इन दोनों के साथ मिलकर के एक समझौता किया आईआईटी हैदराबाद ने। क्या समझौता है? तो इस समझौते के अनुसार आईआईटी हैदराबाद भारत का पहला सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग स्थापित करेगा। अच्छा, ये भारत का पहला होगा इस तरह का केंद्र और आईआईटी हैदराबाद में होगा, ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे इस केंद्र में होगा क्या? तो इस केंद्र में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े रिएक्टरों और प्रणालियों का डिजाइन, उन पर रिसर्च और उनका प्रशिक्षण यानी कि उनका टेस्टिंग यहाँ पर किया जाएगा। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना, और इसके लिए बड़ी संख्या में कुशल परमाणु इंजीनियर और आधुनिक तकनीक की जरूरत होगी। तो ये नया केंद्र इसी जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा। तो ये केंद्र इंपॉर्टेंट है, कहां पर बनेगा याद रखना, आईआईटी हैदराबाद में। इसके लिए भी समझौता कहां पर हुआ? फ्रांस के नीस में, जो अभी इंडिया इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम हुआ था वहीं पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ आईआईटी से बनने वाले प्रश्न रिवाइज करा। एक हमने पढ़ा था भारत का पहला जेनजी थीम वाला डाकघर खोला गया था आईआईटी दिल्ली में, वो पहला था। लेकिन पूछे कि भारत का 100वां जेनजी थीम वाला जो डाकघर है वो कहाँ खोला गया? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में। आईआईटी मद्रास ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। कहां पर? मेनलो पार्क में। भारत में पहली बार आईआईटी बॉम्बे में ऐसी खास सुविधा शुरू की गई जो हवा और उद्योगों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पकड़कर सुरक्षित तरीके से जमीन के अंदर जमा करेगी। और आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर हैं मनिंदर अग्रवाल, इनको गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उनके शानदार काम के लिए रॉयल सोसाइटी का प्रतिष्ठित फेलो चुना गया। अभी आर्सन सेफ एक छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस है, इसको तैयार किया आईआईटी भुवनेश्वर ने। ये पानी, जो पीने का पानी होता है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा के बारे में बताएगा कि वो है या नहीं है तो कितनी है, कम है या ज्यादा है। और आईआईटी मद्रास ने इंसानी ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे डिटेल्ड 3D नक्शा जारी किया है, इसका नाम रखा है एंकर। वैसे भारत का पहला आईआईटी कौन सा था? आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे आईआईटी से। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न अभी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सर्वम एआई। सर्वम एआई ये भारत की एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, स्टार्टअप है। इसकी स्थापना 2023 में विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार ने की थी। और अभी ये कंपनी ने $234 मिलियन, लगभग 2000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश जुटाया है। और इस निवेश के बाद इस कंपनी की जो कीमत है $1.5 बिलियन हो गई है। और हम कहते हैं कि कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है तो हम उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। तो इस तरह से सर्वम एआई ये भारत की 130वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। तो बात करें सर्वम एआई की थोड़ी सी, क्या काम करती है ये 100% मेड इन इंडिया एआई स्टार्टअप कंपनी है। मतलब ये ऐसे एआई टूल बनाती है जो भारतीय लोगों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं की जरूरतों के अनुसार काम करते हैं। हमने कहा स्थापना इसकी अगस्त 2023 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा कहां पर है? बंगलुरु कर्नाटक में। और फाउंडर हैं विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार। अच्छा, ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न अभी कौन सा बना था? तो स्काई रूट एरोस्पेस बना था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में आपको मिला। ठीक है, तो ध्यान रखना, छोटा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला है? वैसे तो बिहार के अभी 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, लेकिन यहाँ प्रश्न में ऑप्शंस में अगर चलोगे तो केवल एक ही सही उत्तर है, वो है बावन बूटी साड़ी और फैब्रिक। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी बिहार के किन 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला। तो एक नालंदा का है बावन बूटी साड़ी और फैब्रिक। इस साड़ी में 52 प्रकार के पारंपरिक डिजाइन हाथों से बुने जाते हैं। इन डिजाइनों में कमल, पेड़ पौधे, धार्मिक प्रतीक आदि शामिल होते हैं। उसके अलावा एक गया का
पत्थर कट्टी पत्थर शिल्पकला है। लगभग 300 साल पुरानी ये शिल्पकला है। इसमें क्या होता है, काले ग्रेनाइट पत्थर पर सुंदर मूर्तियां और नक्काशी बनाई जाती है। और एक है भोजपुर का पीड़िया चित्रकला। ये चित्रकला गांव में महिलाएं त्योहारों और शुभ अवसरों पर बनाती हैं। प्राकृतिक रंगों का इसमें उपयोग होता है। ठीक है, तो ये बिहार की 3 चीजें हैं जिनको अभी जीआई टैग मिला है। जीआई की बात करें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक्ट है 1999 का, लागू हुआ था 2003 में, पहली बार दिया गया 2004-5 में दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल को। हमने कहा किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप जीआई टैग देते हो तो वो 10 सालों के लिए वैलिड रहता है, लेकिन पेटेंट की अगर हम बात कर लेंगे तो वो 20 सालों के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और याद रखना, भारत सरकार ने 2030 तक कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है? 10,000 प्रोडक्ट्स। अभी हमने पढ़ा था असम के 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था, एक बार वो भी रिवाइज कर लो। एक है कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद बिहू पोपा, और असमिया बांस शिल्प देवरी हथकरघा उत्पाद, और त्रिपुरा के एक प्रोडक्ट को मिला सारिंदा उसे कहते हैं। ठीक है, एक तरह का वाद्य यंत्र है ये। लेकिन आज के प्रश्न में तो बिहार की बात हो रही है, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, गवर्नर है सैयद अता हसनैन। बिहार दिवस कब होता है? जब वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो, वैसे कल भी मैंने आपको रिवाइज कराया था बिहार। तो बिहार में एक नई पुलिस यूनिट अभिया ब्रिगेड को लॉन्च किया गया। बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। आईआईटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया। ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पर खुली? पटना, बिहार में। और आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बन गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। नितिन नवीन ये पटना बिहार से आते हैं, बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और 12वें नंबर के बने। बिहार ने अभी खुद को नक्सली मुक्त राज्य घोषित कर दिया। बिहार सरकार ने वैशाली जिले के हाजीपुर में देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट खोलने की मंजूरी दी। और पटना हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश ये बनी है मीनाक्षी मदन रॉय। ठीक है, तो बिहार से ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च CBN@361 डिग्री पॉलीमैथ, ये बुक का नाम है। अभी इसको लॉन्च किया गया और इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा शाखामुरु श्रीनिवास प्रसाद। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, अभी उन्होंने सिंगापुर में ही इस बुक को, जिसका नाम है CBN@361 डिग्री पॉलीमैथ, इस बुक को अभी लॉन्च किया। ये जो बुक है, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं शाखामुरु श्रीनिवास प्रसाद, उन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये जो किताब है, ये मुख्य रूप से जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उनके नेतृत्व, उनकी सोच और उनके काम करने के तरीकों को बताती है, मतलब उन्हीं के बारे में है। और इस बुक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? पूर्व आईएएस ऑफिसर KV सत्यनारायण ने। अच्छा, पॉलीमैथ का मतलब क्या होता है? पॉलीमैथ ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसे कई क्षेत्रों का व्यापक ज्ञान हो, जो विभिन्न विषयों में दक्ष हो। और ये बुक किन के ऊपर डेडिकेटेड है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर है ये बुक। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखना, लेखक का नाम याद रखना है। कुछ बुक्स मैं आपको लेटेस्ट 2026 वाली रिवाइज कराऊंगा। एक बुक आई थी द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, मनोज मुकुंद नरवणे जी ने लिखा है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी भी इन्हीं की है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को डीवाई चंद्रचूड़ ने, पूर्व CGI ने लिखा। द बीच, द बार, द बिजारे, एक और है द लॉफुल एंड द ऑफुल। इन दोनों को लिखा तुषार मेहता ने, आप जानते हो भारत के सॉलिसिटर जनरल है। अपनापन, जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को रस्किन बॉन्ड ने, बेटर नेवर स्टॉप्स को श्याम श्रीनिवासन ने, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया को PP सत्यन ने। ये PN पणिकर के ऊपर है, जिन्हें लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक उपन्यास आया था बाजार, निरंजन देव शर्मा ने लिखा। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रैम्प एट एम्स्टर्डम, इसको लिखा के अरुमुगम ने। व्हेन ऑडिट मैटर्स को विनोद रॉय ने लिखा। द सेकंड ऑर्बिट को शुभांशु शुक्ला ने लिखा। एक ये भी याद रखना, ताइवान ट्रेवलॉग, क्योंकि इस पुस्तक को भी 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। ये किताब जो है एक ताइवानी लेखक हैं यांग शुआंगजी, उन्होंने लिखा है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया लिन किंग ने। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा जियो प्लेटफॉर्म।
तो जियो प्लेटफॉर्म ने वैश्विक पेटेंट रैंकिंग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस कंपनी ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी रैंकिंग में 20वां स्थान प्राप्त किया है और इस तरह से जियो ग्लोबल टॉप 20 में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय टेक कंपनी बन गई है। इस कंपनी ने एक साल में 320 स्थानों की छलांग लगाई है, जो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पेटेंट क्या होता है? वैसे कल परसों भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो पेटेंट आप यूं समझो, अगर आप कोई आविष्कार कर रहे हो, कोई इनोवेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आप पेटेंट कराते हो, मतलब उसको एक कानूनी अधिकार देते हो ताकि कोई उसको कॉपी न कर सके, कोई इसकी चोरी न कर सके, कोई उसकी नकल न कर सके। अच्छा, जियो के पास कितने पेटेंट हैं? तो 31 मार्च 2026 तक इसने जो कुल पेटेंट आवेदन किए वो हैं 6817, जिसमें भारत में है 2393 और विदेशों में है 4424। और जो इन्होंने आवेदन किए उसमें से कितने स्वीकृत हुए? 1009 पेटेंट। मतलब जितने ज्यादा पेटेंट होंगे उतना अधिक नवाचार होगा, इनोवेशन होगा, यूं समझो आप। अच्छा, इस लिस्ट में टॉप पर कौन सी कंपनी है? हुआई टेक्नोलॉजी चाइना की कंपनी। बाकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और डायरेक्टर जनरल है डैरेन टैंग। वैसे एक तरह से रैंकिंग वाला ये प्रश्न है, तो कुछ रैंकिंग, कुछ इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराता हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भारत 91 पे है, टॉपर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत 127 पे है, टॉपर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत है 102 पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 157वें पे है, टॉपर नॉर्वे है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे पे, टॉपर अमेरिका है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पे, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें पे है, टॉपर पाकिस्तान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें पे है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क हो गया। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉपर स्वीडन हो गया। और IQ एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत 6ठे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का लोनी है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, इसमें भारत 16वें स्थान पे था, टॉपर सिंगापुर है। इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जारी किया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रहेंगे, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना प्रियदर्शनी, इसका उद्घाटन अभी कहां पर किया गया, किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा केरल ने या केरलम। तो केरल सरकार ने अभी 15 जून को ही प्रियदर्शनी नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा मिलेगी। और इसकी खास बात क्या है? केवल केरल के ही निवासी नहीं, बल्कि केरल में यात्रा करने वाले दूसरे राज्यों के जो भी महिलाएं, जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे, उन सबको इस योजना का फायदा मिलने वाला है। ये थोड़ा यूनिकनेस है इसमें, वरना बहुत से राज्य करते हैं इस तरह की योजनाएं शुरू, लेकिन वो उसी राज्य के लिए होती है, उसी राज्य की महिलाओं के लिए या ट्रांसजेंडरों के लिए करिए तो उनके लिए होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि बाहर के राज्य भी अगर घूमने करने के लिए हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, कोई भी अगर यात्रा पे आ रहा है, तो उसके लिए भी ये योजना अवेलेबल होगी। अब केरल ने शुरू किया, तो पहले मैप में देखो, ये रहा केरला। कैपिटल तिरुवनंतपुरम होती है। मुख्यमंत्री है वी.डी. सतीशन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्य के पशु हाथी हो गया, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोन्नी कोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एरोविकुलम नेशनल पार्क है, नामुडी शोला नेशनल पार्क है। इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर। क्लासिकल डांस कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम हो गई। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, अट्टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विश्व उत्सव हो गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव यहाँ मनाया गया था। केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? तो आंसर होगा विश्व उत्सव। और केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। उसके अलावा केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल ये भी आपको मिलेगा केरल में ही।
कुछ और प्रश्न देखें तो हमने पढ़ा था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3। केरल सरकार ने टाइडल फ्लडिंग, जो टाइड्स के कारण बाढ़ आती है, उस बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। भारत की पहली व्यापक ग्रामीण नीति को मंजूरी दी केरल ने। कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने और उसे मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना केरल। केरल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और डिजिटल बनाने के लिए मी हेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा की केरल ने। केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित ब्लाइंड महिला न्यायाधीश बनी थी थान्या नाथन सी। 79 नंबर का संतोष ट्रॉफी, जो कि सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसको सर्विसेज ने जीता भी केरल को हरा के। केरल सरकार ने सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी, घूस को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो नाम से एक नई पहल शुरू की थी। भारत का पहला न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन सिस्टम हॉक, इसको लॉन्च किया था अभी केरल ने ही। याद रखना, केरल का जो तटीय बीच है कोच्चि, उसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, है ना। तो केरल से ये लेटेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में GIC री, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी, और अभी इसी का CMD किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा हितेश जोशी को। तो अभी सरकार ने हितेश जोशी को भारत की राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी, इसका अभी नया CMD बनाया है हितेश जोशी को। उन्होंने यहाँ पे N रामास्वामी का स्थान लिया है। अच्छा, राष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनी, री इंश्योरेंस कंपनी से आप क्या समझते हैं? देखो, इंश्योरेंस कंपनी हम समझते हैं जैसे हमने घर का इंश्योरेंस कराया, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, आपका खुद का इंश्योरेंस करा लिया, किसी कंपनी के थ्रू आपने कराया होगा, जैसे LIC के थ्रू या कोई और कंपनी। लेकिन जो कंपनियां हमारे घरों का, इंसानों का या किसी भी प्रॉपर्टी का अगर इंश्योरेंस करती है, तो उन कंपनियों का भी इंश्योरेंस कराया जाता है। और जो कंपनी इन कंपनियों का इंश्योरेंस करती है उसे कहा जाता है री इंश्योरेंस, बीमा कंपनियों का बीमा। और ऐसा क्यों कराते हैं? मान लो आपकी एक कंपनी, मान लो XYZ नाम से एक कंपनी है, मतलब क्रेक एग्जाम नाम से एक कंपनी मान ली हमने, है ना। वो मकानों का इंश्योरेंस करती है, हमने पूरे शहर के मकानों का इंश्योरेंस कर दिया, सभी ने हमसे इंश्योरेंस कराया। मान लो कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गया, सारे मकान खराब हो गए, तो सब क्लेम करने पहुंच जाएंगे और सबको पैसे मुझे लौटाने पड़ेंगे। तो मेरे पे बर्डन पड़ जाएगा, मैं कहाँ से लौटाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा खुद का भी, मतलब इस कंपनी क्रेक एग्जाम कंपनी का भी हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। कभी ऐसी आपदा आ गई, कभी ऐसी मुसीबत आ गई, तो सारा बर्डन मेरे ऊपर ना आए, सब लोग अपना अपना क्लेम करने पहुंचेंगे मेरे पास और मैं क्लेम करूंगा वहां पे, भैया मेरी बैंड बज गई, पैसा दो। ठीक है, तो बीमा कंपनियों का बीमा जो करती है उसे री इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं, पुनर्बीमा कंपनी कहते हैं। और उसी का अभी CMD बनाया गया हितेश जोशी। कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष बने थे शशि शेखर वेम्पाती। फिक्की के महासचिव बने अनंत स्वरूप। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने अजित कुमार मोहंती, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 2027 तक। भारत के नए नौसेना प्रमुख कृष्ण स्वामीनाथन। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। भारत के नए CDS NS राजा सुब्रमणी बने 3 नंबर के हैं। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय बने थे, इनकी पार्टी का नाम जरूर याद रखना, TV के तमिलगा वेट्री कजिकम। केरल के नए मुख्यमंत्री VD सतीशन। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 2026-27 के लिए अध्यक्ष चुना गया है R मुकुंदन को। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने सहदेव यादव। CBI के निदेशक, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, नाम है प्रवीण सूद। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके CEO बने सौरभ विजय। RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुनवीर सिंह। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होंगे इस साल ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और इसमें भारतीय दल का शेफ द मिशन बनाया गया रोहित राजपाल को। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPDA के अध्यक्ष बने P जवाहर। भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ बने अजय कोचर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार। DRDO के अध्यक्ष और अभी रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है राजेश कुमार सिंह ने, जो कि भारत के रक्षा सचिव हैं। और CBSE के नए अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम बने। ठीक है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स, लगभग 20 के आसपास अपॉइंटमेंट में आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ है,
अभी हाल ही में विश्व ऑटिस्टिक प्राइड डे 2026 ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 18 जून को। तो विश्व ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करना, न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना और समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाना। और न्यूरो डाइवर्सिटी का क्या मतलब हो गया? हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, इसको कहते हैं न्यूरो डाइवर्सिटी। पहली बार इस दिन को 2005 में ब्राजील में मनाया गया था। अच्छा, ऑटिज्म से आप क्या समझते हैं? पहली चीज तो ऑटिज्म ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क के काम करने का एक अलग तरीका है। ऑटिज्म व्यक्ति दुनिया को, लोगों को और जानकारी को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। हर ऑटिस्टिक व्यक्ति अलग होता है। किसी को बातचीत करने में कठिनाई हो सकती है, तो किसी में गणित, संगीत, कला या तकनीक जैसी विशेष प्रतिभा उसमें हो सकती है। अच्छा, याद रखना, ऑटिज्म से संबंधित एक और दिवस होता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। वो 2 अप्रैल को होता है। और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे, ये 18 जून को होता है। और आपको बता दूं कि दोनों के दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में अलग अलग पूछे जा चुके हैं। अब दिवस वाला प्रश्न है, चलो जून के एक बार फिर से आपको सारे दिवस रिवाइज करवाए जाएं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को ग्लोबल विंड डे, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस और 17 जून को ही विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में हमने मनाया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में सुंदर राज पी को अभी किस एजेंसी में महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो अभी 16 जून को ही केंद्र सरकार ने सुंदर राज पी को अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया है। सुंदर राज पी वे 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर से जुड़े हुए हैं। बाकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो ये भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। यह आतंकवाद, आतंकी फंडिंग, उग्रवाद और देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामलों की जांच करती है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अग्रवाल है। ठीक है, और अभी इंस्पेक्टर जनरल महानिरीक्षक बने कौन? सुंदर राज पी इनका नाम है। बाकी अपॉइंटमेंट्स आज मैंने आपको पीछे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करवाई दिए। ठीक है, तो यहाँ बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत पहली बार एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। यह भी 19 जून को शुरू होगा, 24 जून तक चलेगा। कहां पर? नई दिल्ली भारत मंडपम में। फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी, और आप कह सकते हो कि तलवारबाजी के खेल में इस चैंपियनशिप को एशिया कप के समान माना जाता है क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 19 जून को ही 39th नंबर की फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया महासभा भी भारत में पहली बार आयोजित होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चैंपियनशिप भारत में हो रही है पहली बार। कुछ और चैंपियनशिप्स टूर्नामेंट्स के बारे में आपको बताता हूं। अभी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो होंगे 2029 में 23वां संस्करण होगा। ये भी भारत में होगा। भारत में भी कहाँ? ये गुजरात के गांधीनगर में होगा। इससे पहले, और हाँ ये पहली बार भारत में होगा तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इससे पहले इसका 22वां संस्करण होगा 2027 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा अभी आपको याद है 10वां आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत और श्रीलंका ने होस्ट किया था। भारत ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। अब अगला वाला 11वां एडिशन होगा 2028 में, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अभी 2026 में 5वें एशियन पैरा गेम्स होंगे जापान के आईची और नागोया शहर में। कॉमनवेल्थ स्कूल शतरंज चैंपियनशिप भी पहली बार होगा, अभी मलेशिया में होगा। एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप ये 2026 वाला जो 5वां एडिशन है ये गोवा में होगा। चंडीगढ़ शहर 2027 में एशियाई रिले प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, मेजबानी करेगा। उसी तरह से
भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ये 2028 में एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अभी आपको याद है विश्व योगासन चैंपियनशिप हुआ था, पहली बार हुआ, पहला एडिशन कहाँ पे, अहमदाबाद में हुआ था। उसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है, वीर द लायन। उसमें टॉप पे भारत रहा। भारत ने 102 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रोंज जीते थे, ये जरूर याद में रखना। एक ये भी याद रखो, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026, क्योंकि ये भी पहली बार होगा। ये पहले रियाद में होने वाला था, सऊदी अरब के रियाद में, लेकिन अब इसे शिफ्ट कर दिया, अब ये पेरिस फ्रांस में होगा। इसके ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो टूर्नामेंट से ही संबंधित सारे प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट वाले आपको रिवाइज कराए कि अभी कौन सा कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखेंगे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और हाँ, इनकी पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना दी जाती है डेली करंट अफेयर्स की क्विज आपको मिल जाएगी, वीकली करंट अफेयर्स की क्विज आपको मिल जाएगी। बाकी प्रैक्टिस आप में से कौन कितना कर सकता है वो आप ही के ऊपर है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतने लंबे समय तक उसे चीजें याद रहेगी, कम से कम एग्जाम टाइम पे। तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। बिना प्रैक्टिस के चीजें आपको याद नहीं रहेगी, चाहे पढ़ाई हो चाहे खेल हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन करते हैं। और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी हाल ही में भारत ने अटल टिंकरिंग लैब फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब्स कहां पर लॉन्च की, तो आंसर होगा फ्रांस में। फिर अगले में पूछा कि अभी भारत बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता को हासिल करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया, तो आंसर होगा 5वां। फिर पूछा WT मारुत पोर्टल को अभी लॉन्च किया, इसका संबंध है पवन ऊर्जा सप्लाई चेन प्रबंधन से। फिर पूछा अभी असम के किस उत्पाद को GI टैग मिला, तो आंसर होगा, ऑप्शन में देखोगे तो बिहू पेपा। वैसे तो 4 उत्पादों को मिला है, हम पढ़ चुके हैं। और योग पार्क पोर्टल अभी इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया, आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना कहां पर स्थापित करने की मंजूरी दी, तो नागपुर में। फिर पूछा था विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, ये मनाया अभी 17 जून को। केंद्रीय मंत्री जो है राजीव रंजन सिंह, इन्होंने एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड का क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया अभी बिहार में। उसके अलावा अभी NCC के स्वतंत्र राज्य निदेशालय किन 2 राज्यों में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, आंध्र प्रदेश और झारखंड आंसर होगा। फिर पूछा IIRF रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम क्या है, तो आंसर होगा युमनाम खेमचंद सिंह। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,